हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कवि परिचय दिया हुआ है। कवि परिचय आपसे कभी पूछा नहीं जाता है, बट आपको हमेशा याद रखना है कि कौन सी कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है। तो पर्वत प्रदेश में पावस, सुमित्रा नंदन पंत। पर्वत प्रदेश में पावस सुन के ही समझ में आता है कि पर्वतों के बारे में बातें हो रही है, या फिर ये कविता पर्वतों के लिए ही है। ठीक है, तो पर्वत प्रदेश में पावस, पावस का क्या अर्थ होता है? वर्षा ऋतु। ओके, तो प्रदेश मतलब एरिया कह सकते हो। पाठ परिचय में थोड़ा सा देती हूँ कि पर्वत भला कौन होगा जिसके मन पहाड़ों पर जाने को ना मचलता हो, जिन्हें दूर हिमालय तक जाने का अवसर ना मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हो। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए, मतलब यू फील लाइक कि आप किसी पर्वत प्रदेश में पहुंच गए, इतनी सुंदर कविता है। जैसे वह अभी भी पर्वतीय आंचल में विचरण करके लौटा हो। और आप जब इस कविता को पढ़ते हो तो बहुत कुछ ऐसा लगता है, आप उसको फील कर सकते हो कि आप अभी पर्वतीय क्षेत्रों से घूम कर आ रहे हो। प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी आंखों निखारने का अनुभव देती है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभव होता है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई है। हम किसी ऐसे सम्य स्थल पर पहुंच गए हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं, और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन हो जाते हैं। मतलब आप कहीं जाते हो। महाप्राण निराला ने ने भी कहा था, पंत जी भी में सबसे जबरदस्त कौशल तो वही है जो शैली की तरह उन्हें विषय को अनेक उपमाओं से वाकर, मतलब आप जब इस कविता को पढ़ते हो, आप जब इस कविता को समझते हो, तो आपको लगता है कि नहीं, पर्वतीय स्थल बहुत सुंदर होता है। हर कोई, जब भी हम समर वेकेशंस आते हैं या जब भी हमारी छुट्टी आती है, तो हम एक एक ट्रिप बनाना चाहते हैं जो पर्वतीय प्रदेश का होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कविता स्टार्ट करती हूँ। पहला काव्यांश है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु, मैंने पहले ही कहा, पावस ऋतु मतलब क्या है? वर्षा ऋतु। पल पल, हर समय हर क्षण में जो प्रकृति परिवेश बदलता है। अब जो पर्वत प्रदेश होता है, जहाँ पर्वतें होती है, वहां पे क्या होता है? हर क्षण में, मतलब क्षण मतलब थोड़े थोड़े समय में कभी धूप आ जाएगी, कभी बारिश होने लगेगी, कभी अंधेरा हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे मोमेंट में वहां की जो प्रकृति है वो हमेशा रूप बदलती रहती है। कवि कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। ओके, अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। काव्यांश दो। मेघलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्रदीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, निज जल ने निज महा आकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा है फैला विशाल। ये सारे शब्दार्थ मैंने जो कठिन है वो यहाँ पे लिख दिए। मेघलाकार, ओके। मेघलाकार का मतलब क्या था? करघनी के आधार का। मतलब आपने देखा होगा कि माउंटेन रेंज कहलाती है। ओके, एक छोटा एक बड़ा एक छोटा, ये करघनी मतलब जो वुमेन्स जो पहनती है, एक जेवर है जिसको आभूषण कहते हैं, उसके आकार का। अपार, पर्वत अपार मतलब बहुत सारे, एक पर्वत नहीं होते। आप माउंट हिल स्टेशंस में जाते हो तो बहुत सारे छोटे बड़े करके बहुत सारे मेघलाकार होते हैं, मतलब बहुत सारे पर्वत होते हैं। सहस्त्र मतलब क्या होता है? हजारों सैकड़ों की संख्या में। क्या दिखाने के? सुमन फाड़ मतलब बहुत सारे, सुमन मतलब क्या होता है? फूल। पर्वत में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं जो हजारों की संख्या में है, अनगिनत जिसको कह सकते हैं। अवलोक रहा है बार बार। अवलोकना मतलब देखना, बार बार मतलब अगेन एंड अगेन, मतलब कंटिन्यूअसली में कह सकते हो। निज जल ने निज महा आकार, नीचे जल ने निज महा आकार। नीचे जल मतलब अपने ही जल में, मतलब अपने नीचे एक पर्वत के नीचे एक पौंड है, एक तालाब है जिसको उसने पाला है। निज महा आकार, महाआकार मतलब विशाल आकार। ओके, जिसके चरणों में पला है ताल। ताल मतलब क्या होता है? तालाब। और चरण मतलब क्या होता है? जितना पानी बहकर कहते हैं झरनों का पानी आकर नीचे इकट्ठा हो जाता है और एक तालाब जैसा बन जाता है, फिर वहां से नदियां निकलती है, नदी निकलती है। तो बस वही है, एक तालाब की तरह इकट्ठा हो जाना। दर्पण मतलब आईना। मतलब इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? पर्वतों की श्रृंखला करघनी के आकार वाले पर्वत का आकार लिए हुए है, अपने रूपी नेत्रों को फाड़े नीचे अपने पल रहे ताल को देख रहा है। मतलब पुष्प खिले हुए हैं, सावन का महीना होता है जब बहुत तेज बारिश होती है, तो बहुत सारे माउंटेन में फूल खिलते हैं। वो उनकी कैसे है? वो उनकी आंखों की तरह है। ओके, और उन्हीं आंखों से
कवि कहाँ क्या मतलब पर्वत क्या देख रहे हैं? पर्वत अपने ही आप को अपने पले हुए ताल में, मतलब जिसको उसने खुद से पाला है, जिसको उसने खुद से क्रिएट किया, उसको देख रहा है। किस तरीके से देख रहा है? तो दर्पण की तरीके से देख रहा है। मतलब वो पानी उसके लिए दर्पण है, और वो जितने भी नेत्र जितने भी फूल है वो उसके नेत्र हैं, ठीक है। पर्वत में उगे हुए फूल कवि को पर्वत के नेत्र जैसे लग रहे हैं, जिनसे पर्वत दर्पण समान तालाब में अपनी विशालता और सौंदर्य का अवलोकन कर रहा है। कुल मिला के आप इसको मानवीकरण भी कर सकते हो। जब हम तैयार होते हैं, जब हम बोलते हैं ना अपने आप को, जब हमको लगता है कि यार हम बहुत अच्छे से तैयार, तो हम कहाँ देखते हैं? हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, आईने में देखते हैं। उसी प्रकार यह पर्वत, जिसकी सहस्त्र पुष्प रूपी आंखें हैं, और अपने ही पले हुए तालाब में या तालाब या पौंड में अपने आप को देख रहा है। किस तरीके से? उसको एक आईने की तरीके से, उसको एक दर्पण की तरह। ओके, अवलोकना मतलब देखना। ठीक है। क्यों मैंने यहाँ पे मानवीकरण लिया? क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि पर्वत प्रदेश में कहाँ मानवीकरण किया गया है। तो मानवीकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बोलते हैं ना कि मानवीकरण के रूप में, या मानवता के साथ या मनुष्यों के साथ जिस प्रकार हम तैयार होते हैं, हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, वैसे ही पर्वत क्या कर रहा है? तैयार है आज, ओके, और अपने आप को अपने ही पले हुए ताल में देख रहा है। तो मानवीकरण अलंकार होता है। काव्यांश 3। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नवपन अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरी का गौरव गा गाकर झरझर मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा माउंटेन से बहुत सारे छोटे छोटे झरने निकलते हैं, ओके, वो क्या कर रहे हैं? तो वो अपने गिरी गिरी मतलब पर्वत की बखान कर रहे हैं, गा गा कर। ओके, जब आप पानी की आवाज आती है तो ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, मोतियों की लड़ियों से सुंदर। जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो आपने देखा होगा मोती की लड़ियों जैसा दिखता है, एकदम सफेद पानी रहेगा और बहुत ठंडा रहेगा। नस में नस उत्तेजित करना, इतना ठंडा इतना साफ पानी है कि आपको अंदर तक भिगो देता है, आपको अंदर तक उत्तेजित कर देता है। झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर। उर मतलब क्या होता है? हृदय। ओके, जो पहाड़ों से जो झरने निकल रहे हैं, वो कवि क्या कहना चाहते हैं? वो उसके हृदय से निकल रहे हैं। ओके, और क्या कर रहे हैं? उसके गिरिवर के गुणगान कर रहे हैं। उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर। उच्च आकांक्षाओं मतलब उनकी बहुत आकांक्षा है। किसकी? तरुवर। तरुवर मतलब क्या होता है? पेड़। ओके, है झांक रहे नीरव नीरव नभ पर, नभ को देख रहे हैं। क्या है उनकी आकांक्षा है? पेड़ों की आकांक्षा है कि वो नभ को पा सके, वो बादल आकाश को छू सके। ओके, अनिमेष अटल और चिंता पर। पेड़ हमेशा खड़े हैं, स्ट्रेट। ओके, अनिमेष मतलब बिल्कुल बोलते ना अपनी आंखें न झपकाए हुए, अटल स्टैचू काइंड ऑफ, और कुछ चिंता पर। ऐसा लग रहा है मानो कुछ चिंतित है, कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पे सारे शब्दार्थ मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। जो जो वर्ड मैंने यूज किया है वही यहाँ पर मैंने आपको शब्दार्थ के तौर पर दिया है। अब एक बार मैं इसकी व्याख्या और आपको पढ़ के बता देती हूँ। झरने पर्वत के गौरव का गुणगान करते हुए झरझर बह रहे हैं। जो मैंने कहा ना कि पर्वत से जो छोटे मोटे झरने निकलते हैं बारिश के समय, वो उनकी गुणगान करते हैं। गुणगान करने का क्या मतलब? उसके बारे में बताना। इन झरनों की कलकत ध्वनि कवि के नस नस में उत्तेजित कर जाती है। आप जब कभी माउंटेन रेंज में जाते हो, आप जब कभी माउंटेन में जाते हो, तो आपको दूर से झरनों की आवाज, जो पानी बहता रहता है उसकी आवाज कलकल करके सुनाई देने लगती है, नदियों की आवाज सुनाई देने लगती है। पर्वतों में बहने वाले झाग भरे झरने कवि को मोतियों की लड़ियों के समान लगता है। मैंने कहा ना, जब वो पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है और जब आप उसको देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे बोलते हैं ना मोती गिर रहे हैं, मोतियों की लड़ियों जैसा। मतलब लड़ी मतलब कहता है कंटिन्यूअसली नीचे गिरना, जिससे पर्वत की सुंदरता में और निखार आ जाता है। हम माउंटेन में जाते क्यों हैं? हम वहां पे झरने देखने जाते हैं, सुंदर सुंदर फूल देखने जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने, ये सारी उसकी खूबसूरती है। ये पर्वत की बोलते हैं ना कि गौरव है। ठीक है। पर्वत में उगे अनेक वृक्ष कवि को ऐसे लग रहे हैं मानो वे पर्वत के हृदय से उठकर ऊंची आकांक्षाओं के लिए अपलक, बिना पलक झपके, स्थिर, अनिमेष होकर शांत आकाश को देख रहे हैं तथा थोड़े चिंतित मालूम हो रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत हद तक ये आता है कि उच्च आकांक्षाओं का क्या अर्थ है? तो उच्च आकांक्षाओं का अर्थ यह है कि जो वृक्ष हैं, ओके, आपको पता है पर्वत में शाल के वृक्ष होते हैं जिनकी हाइट बहुत होती है, लंबाई बहुत होती है, और ऐसा लगता है जैसे वो आकाश को
पाने के लिए या आकाश को छूने के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आकाश को छूना उनकी उच्चाकांक्षा है। ठीक है, तो बहुत सरल है, अगर आप एक बार में समझ जाते हो तो बहुत अच्छे से मतलब इजी लगेगा आपको। काव्यांश 4। उड़ रहा अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारित वारित के पार, रवशेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में शबह साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खिलता इंद्रजाल। हमने पहले ही पद में पढ़ा था कि प्रकृति बदलती है। ओके, प्रकृति का परिवेश बदलता है। तो अभी तक क्या हुआ, धूप खिली हुई है, बहुत सारे सहस्त्र फूल खिले हुए हैं, जिसको पर्वत अपने अपने आप से निहार रहा है अपने ही आंखों में। और कौन से किस कहाँ पे, जहाँ पर्वत है मतलब जहाँ पे तालाब है, उसको एज ए आईना, एज अ मिरर यूज कर रहा है। फिर क्या हम आगे बढ़े, बहुत सारे पेड़ हैं, शाल के पेड़ हैं जो बहुत ऊंचे हैं और उच्च आकांक्षाओं से हैं। ठीक है, फिर क्या हमने पढ़ा, झरने झड़ रहे हैं। अब क्या हुआ है, उड़ गया अचानक लो भूदर, फड़का अपार वारिद के पार, मतलब अचानक से बारिश होने वाली है या बारिश होने लग गई है। ऐसा लग रहा है, सारे बोलते हैं ना कि सब बादल उड़ गए हैं, भूधर पूरा बोलते हैं ना कि आपने देखा होगा जब बहुत तेज बारिश होती है, इवन सिटीज में भी जब बहुत तेज बारिश होती है तो आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है, इतनी तेज आवाजें आती है, हवाएं जब चलती है तो बहुत तेज आवाज आती है और बहुत तेज बारिश होती है। तो सोचिए जब ये पर्वत प्रदेश में होता होगा तो कितनी तेज बारिश होती होगी। कई बार हम न्यूज में पढ़ते हैं कि आ, बादल फट गए या फिर बहुत तेज घनघोर बारिश हुई, बस यही चीज यहाँ पे फड़का अपार वारत के पार। ऐसा लग रहा है जैसे जो पारा होता है वो चमकीला, थंडर हो रहा है, लाइटिंग हो रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पारा जो है वो चमक रहा है। रवशेष रह गए निर्झर, है टूटा टूट पड़ा भू पर अंबर। रवशेष हो जाना, कुछ चीज निर्झर मतलब जो सिर्फ, अब आपको वहां पे क्या सुनाई दे रहा है, जो बारिश के कारण पानी ऊपर से नीचे आ रहा है उसकी ही आवाज आपको वहां सुनाई दे रही है। बाकी सब शांत हो गया है, क्योंकि इतने ज्यादा तेज बारिश होती है तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रवशेष रह गए निर्जर, है टूटा टूट पड़ा भू पर अंबर। भू मतलब क्या होता है, आकाश। अंबर मतलब धरती। ऐसा लग रहा है जैसे बोलते हैं ना कि आकाश धरती पर टूट पड़ा, इतनी तेज बारिश हो रही है। धस गए धरा में सबे साल। धस गए, धस जाना मतलब अंदर चले जाना, धरा मतलब धरती, सबे शाल, शाल के जो वृक्ष हैं वो अंदर धरती में समा गए हैं, ऐसा लग रहा है। उठ रहा धुआं जल गया ताल, सारा सब तरफ ऐसा लग रहा है जैसे धुआं उड़ रहा है, क्योंकि बारिश जब बहुत तेज होती है तो आपको पता है कि ऐसा लगता है जैसे फॉग ही हो गया है, आगे पीछे का डिस्टेंस आप नहीं देख सकते हो, राइट, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जल गया ताल, सारा जो तेज पानी जब नीचे गिर रहा है तो जो तालाब है वो कैसा लग रहा है जैसे जल गया है। ओके, यूं जलद यान में विचर विचर रहा था इंद्र खेलता इंद्रजाल। आपको पता है इंद्र हमारे एक देवता है। ओके, वो किसके लिए माने जाते हैं, वो बारिश के लिए माने जाते हैं। जब हमें बारिश की पूजा, हम बारिश के लिए उनकी पूजा करते हैं, तो ऐसा लग रहा है यूं जलद यान में। जलद मतलब क्या होता है, बादल, यान मतलब वो उसका यान है। विचरना, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वो विचर रहे हैं, विचरना मतलब यहाँ से वहां आ जा रहे हैं। था इंद्र खेलता इंद्रजाल, ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र जो देवता है वो इंद्रजाल, एक एक प्रकार से बोलते हैं ना कि मैजिक कर रहे हैं, एक प्रकार से बोलते हैं ना सर्कस जैसा कर रहे हैं। यहाँ पे पानी तेज आया, फिर यहाँ पानी तेज आया, फिर वो ठंडर हुआ। तो ये सारी चीजें वहां पे कवि के द्वारा, मतलब कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में कितना ज्यादा परिवर्तन आता है। एक समय वहीं पे जहाँ बस ध्वनि ही ध्वनि थी, सुंदर आसमान था, नीला आसमान था और सब कुछ समिट था, बोलते हैं ना कि एकदम साधारण था, सब कोई बस अपने आप में चिंता मग्न थे। लेकिन अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी और सबका सब तहस नहस हो गया। तो इसके सारे शब्दार्थ यहाँ पर हैं। भूधर, पहाड़, पर्वत, ये सारे शब्दों का ही उपयोग करके मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक बार और व्याख्या कर देती हूँ। पल पर बदलते इस मौसम में अचानक बादलों के आकाश में छाने से कवि को लगता है कि पर्वत जैसे गायब हो गए, वेनिश हो गए, मतलब क्योंकि दिखाई नहीं देते, इतनी तेज बारिश होती है कि यू कांट सी। ओके, ऐसा लग रहा है मानो आकाश धरती पर टूटकर गिर गया हो, केवल झरनों का शोर सुनाई दे रहा है। मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही, किसकी, तो वाटरफॉल की, झरनों की आवाज। तेज बारिश के कारण धुंध सा उठता दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है मानो तालाब में आग लगी हो। मौसम के ऐसे रौद्र रूप को देखकर शाल के वृक्ष डरकर धरती में धंस गए। इतनी तेज बारिश हुई है कि जो लंबे
शाल के वृक्ष थे वो धरती में धस गए, मतलब भूस्खलन हो गया है, या बोलते हैं ना कि पेड़ गिरकर धरती में समा गए। ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र भी अपने बादल रूपी विमान में सवार होकर इधर उधर अपना खेल दिखा रहा है, जादुई खेल दिखा रहा है। इनको आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। बहुत सरल कविता है। अगर आपने इस कविता को एक बार समझ गया तो आप अपने शब्दों में इसका उपयोग आराम से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कविता का सार भी दिया है। कई बार पूछा जाता है कि पर्वत प्रदेश कविता का सार क्या है, आपने इससे क्या सूखा, मतलब क्या सीखा, क्या संदेश देना चाहते हैं। तो कवि सुमित्रानंद पंत ने कविता पर्वत प्रदेश में पावस में वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में क्षण होने वाले परिवर्तनों का सूक्ष्म और मनोहारी चित्रण किया है। पूरा जो कविता है वो पर्वत प्रदेश में पावस है, मतलब वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश में कितने ज्यादा चेंजेस होते हैं, कितने ज्यादा बदलाव होते हैं, वही इस पार्ट में दिखाया गया है। पर्वत, तालाब, झरनों आदि को मानवीय भावनाओं का रूप प्रदान किया, मानवीकरण करना। पर्वत को, तालाब को, झरने को, जैसे हम अपने आप को मिरर में देते हैं, देखते हैं सहस्त्र आंखों के साथ, तो ये सारी चीजें मानवीकरण किया गया है। पर्वत के द्वारा तालाब में अपना प्रतिबिंब देखा जाना, झरनों की ध्वनि महानता का गान करती हुई प्रतीत होती है। तालाब पर छाई धुंध का आग लग जाना और धुआं सा प्रतीत होना, बादलों का विचरण आदि प्रकृति की सुंदरता को देखकर इंद्र देवता द्वारा जादू दिखाए जाने की व्यंजना निश्चित ही अनुपम है। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उनकी सुंदरता का सूक्ष्म चित्रण द्वारा शब्दों के द्वारा जीवांत होता है। आप जब इस कविता को पढ़ते हो तो आपको लगता है कि आप वहां पहुंच गए हो, उस उस जगह में हो जहां ऐसी सारी घटना घट रही है, जहाँ पे बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। देखिए ये सारे शब्द आप अपने व्याख्या में यूज कर सकते हो। तो मैंने सारी चीजें यहाँ पे दे दी है और उन्हीं शब्दों से आपको एक्सप्लेन किया है, और वही शब्द मैंने व्याख्या में उपयोग किए जो मैंने शब्दार्थ में डाले। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू, थैंक यू सो मच।